नाजरीन, आप हमें लाइव कॉल्स कर सकते हैं इस वक्त और एसएमएस भी आपके पढ़ेंगे। जफर साहब हैं हमारे साथ कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम जफर साहब। जफर बात कर रहा हूँ कराची से। जी हुजूर। देखिए सर, मेरी आपसे शुगर प्रोग्राम पे बात हुई थी। जी उसमें भी कुछ आप जो अकाउंटिंग फिगर्स दे रहे थे लॉसेस वगैरह की, वो भी जरा सही एनालिटिकल नहीं थी। और आज जो आप बात कर रहे हैं टैक्स के ऊपर, चौधरी शुजात साहब से आपने बात की, 7 लाख 8 लाख टैक्स दे रहे हैं। एक सिंपल कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव जो 3.5 लाख रुपए महीना कमा रहा है, वो इससे ज्यादा टैक्स देता है। जी जी। उसका लाइफ स्टाइल देखें और चौधरी साहब का देखें, साल में 6-8 फॉरेन ट्रिप्स होते हैं इनके। ठीक बिल्कुल। तो क्या इनके ऊपर सिर्फ 7-8 लाख रुपए टैक्स लगता है? ठीक है। अगर आप लोग तैयारी कर आए ना, तो आप ये बड़ी मेहरबानी, क्रॉस को अर्ज ये है, तैयारी करके आते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। आप लोग तैयारी करके आते हैं। अर्ज ये है कि ये 5 मिनट के अंदर क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हो सकता। आप जैसे लोगों की तवक्को है कि आप ये सवाल जब खड़े करेंगे तो फिर इनको जवाब देने पड़ेंगे, और ये सवाल प्रिंट मीडिया में और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी आने चाहिए। आपने कहा 7.5 लाख। मैंने भी अर्ज़ किया इससे पहले कि चेयरमैन फेडरल ब्यूरो रेवेन्यू जो है, उनको चाहिए कि सारा अगला पिछला सारी हमारी लीडरशिप का इनकी छानबीन करें, देखें कहाँ से पैसे आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। मैंने इसी प्रोग्राम में भी कहा आपको, कितने पैसे बाहर ले गए, कितने आए, वेल्थ कितनी है, क्योंकि लोग अपनी वेल्थ से भी रहते हैं, सिर्फ इनकम से नहीं रहते, वेल्थ से भी रहते हैं। और क्या इनकी कोई एग्रीकल्चरल होल्डिंग्स हैं, क्या है क्या नहीं है। आपकी जो ऑब्जेक्शन है बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। 7.5 लाख रुपए तो कुछ भी नहीं है, इट्स नथिंग, इट्स पीनट्स। मतलब है कि जो आपने बात की बिल्कुल सही है, मगर इस बात को आगे ले जाना चाहिए। 7.5 लाख रुपए के ऊपर, जैसे आपने कहा, ये लाइफस्टाइल्स, ये सारा कुछ, और भी कोई सोर्सेज ऑफ इनकम हैं जिन पे टैक्स नहीं होता। अगर और कोई सोर्सेज ऑफ वेल्थ है जो कि आप डिसइन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसमें सिर्फ से एक इनकम स्ट्रीम आ रही है जो जिसके ऊपर टैक्स नहीं है, तो ये सारी बातें करने वाली हैं। और ये सिर्फ फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू जो है वो आपको बता सकेंगे कि वेल्थ क्या है, क्या नहीं है। आर दे लिविंग बियॉन्ड देयर मीन्स। ये भी एक एहतसाब ऑर्डिनेंस का हिस्सा है कि अगर आपकी डिक्लेयर्ड सोर्स ऑफ इनकम कम है और आपका लाइफस्टाइल ऐसा है जो बात आप कर रहे हैं, तो फिर एहतसाब के अंदर आप धरे जा सकते हैं। तो ये सारी बातें अच्छी बात है आपने की, करने वाली है। वो रिकॉर्ड पे तो आ गए ना, उन्होंने कह दिया। अब इसी से आगे एक्सपेंड यही मैं चाह रहा था, रिकॉर्ड पे आ जाएं। अब आप जैसे लोग ये रेज करें, वो फिर उन्हें तस्लीम करना पड़े कि या गलत बयानी की या कुछ छुपाया, तो ये बात निकले। अब अगर आप एग्जैक्टली बात है, आम आदमी को पता चल रहा है, तो डेफिनेटली चौधरी साहब ने भी सुन लिया होगा ये सवाल। मुजाहिद इकबाल साहब है जी लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। क्या हाल है सेठी साहब? जी मेहरबानी। ठीक ठाक हैं आप? जी। बात ये थी कि आपने बड़े डिफॉल्टर लोगों के यहाँ नाम लिए हैं। जी। जो चौधरी शुजात साहब से आपने बात करा दी, लोगों से भी कराए हैं कि भाई उन्होंने टैक्स दिया है या नहीं दिया, या मुक चुक हो गया है? जी, अर्जी है कि सबके लिए खुला है। अभी हमारी कोशिश होगी कि परवेज रशीद साहब से भी हम बात करें। हाँ जी, बात कराएं ताकि बिल्कुल करेंगे, क्योंकि मेरी ये कोशिश है कि आप लोग फोन करें अपनी डिफेंस में। हम क्यों फोन करें, आप बताएं कि जी ये गलत है, ये सही है। तो चौधरी साहब ने फोन करके कहा जी मैंने जवाब देना है, परवेज रशीद साहब बात करना चाह रहे हैं। मैं अपने प्रोड्यूसर को कहूंगा अभी उनको फोन करें परवेज रशीद साहब को और लाइन पे लेके आए। तो ये बिल्कुल सही है, यही तरीका होना चाहिए। जी सेठी साहब, हम कॉलर्स भी हमारे साथ और हैं। एक एसएमएस में पढ़ता हूँ कि ये जितने लोग कह रहे हैं, जितने आपने बताए हैं नाम, चौधरी शुजात साहब के मिल्स के हवाले से कई लोगों ने कहा ये भी इन्वेस्टिगेट कराएं कि उनको बैंकर्स इक्विटी लिमिटेड ने बहुत वेवर्स दिए थे। बैंकर्स इक्विटी लिमिटेड ने बहुत से वेवर्स, लोन राइट ऑफ्स या किए थे चौधरी शुजात साहब के ग्रुप के। चौधरी साहब सुन रहे होंगे, इसका भी जवाब चाहिए होगा हमें। जी मेजर एजाज साहब हैं दीपालपुर से। अस्सलाम वालेकुम जी। जी मेजर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। नजम साहब, आज तो आपने हला के रख दिया। नहीं सर, मैंने इतनी दौलत हमारी ये लोग लेके चले गए। अच्छा, दूसरी बात ये, मैं गरीब जरूर हूँ मगर मेरी सवाल का जवाब दिया करें। मैं बेबस हूँ मगर खून के आंसू रोता हूँ, यकीन करें। लोग मुझे दीपालपुर वाले कहते हैं पागल आदमी है ये, क्योंकि हर जगह पहुंच जाता हूँ। हुक्म, सवाल। अच्छा, सवाल ये है सर कि एक जनरल गुलाम मुस्तफा हैं जिन्होंने पिंडी घेत में न्यूक्लियर एसिड्स के लिए जमीन खरीदी थी, जिसमें उन्होंने 35 करोड़ का घपला किया। नैब वालों ने पकड़ लिया, 5 करोड़ रुपया उन्होंने वापस कर दिया। बाकी 30 करोड़ की उन्होंने 450 एकड़ हमारे इलाके बुंगा साला के गांव में जमीन ली है। क्या इसको नहीं पकड़ सकते? बड़ी मेहरबानी, आपकी आवाज कंसर्न्ड अथॉरिटीज तक चली गई है। ये अच्छा मौका था, आपको मिल गया, आपने आवाज बुलंद कर दी। मेरी उम्मीद ये है कि वहाँ
आवाज़ सुनी जाएगी और आपका जवाब मिलेगा। परवेज रशीद जी, परवेज रशीद साहब आ गए, वेरी गुड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हजूर वाला जी नजम साहब खरीयत नालो जी, तुसी? बिल्कुल जी, तुसी हुक्म करो। नजम साहब मैं किना हुणे सुने कि तुसी किसी डिफाल्ट दी गल कीती है। मैं इस चीज नू किना चैलेंज करना कि एक टैडी पैसे दा भी डिफाल्ट नवाज शरीफ साहब दा, शहबाज शरीफ साहब दा या उन्हां दे मुतलका किसी कारोबार दा इस वक्त मौजूद नहीं है और ये इतला बिल्कुल गलत है, इहदे च कोई हकीकत नहीं। और मेरी दरखास्त है कि अगर तुसी इस तरह का कोई प्रोग्राम कर रहे होंदे हो और तुहाडे कोल कोई इहो जी इन्फॉर्मेशन है तो ये भी अच्छी गल है कि तुसी प्रोग्राम तो पहले उस इन्फॉर्मेशन नू साडे नाल शेयर करो और सानू इनवाइट करो कि असीं आके उसका जवाब दईए। मैं कुछ कह सकदा? देखो ना, ये तो मुमकिन नहीं हुंदा। हुण मसलन जिसले तुसी प्रोग्राम कर रहे हो सकता है कि उसले जिहदे बारे तुसी गल कर रहे हो बेचारा सुन ना रहा होए और सारी दुनिया च तुसी ओहदा डंका वजा देंदे हो कि भाईजान तू डिफाल्ट है, और बाद विच पिटदा फिर रहा कि भाईजान मेरे बारे च गलत गल कर दी। मैं कुछ कह सकदा? जी हुक्म। हमने दिखाई थी 3 लिस्ट्स जी, 1993, 1996, 1997। जी, हमने कहा ये पुरानी लिस्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि जो उनके पास लेटेस्ट लिस्ट है जी, उसके साथ ये कंपेयर कर लें और देख लें कि जो लोग इन लिस्टों में जिनके नाम थे, और ये हुकूमतों ने निकाली थी, आप मेरी बात समझ रहे हैं, जी, जी, प्राइम मिनिस्टर्स ने रिलीज की थी। एक मोइन कुरैशी साहब ने की थी, एक मलिक मेराज खालिद साहब ने की थी, एक मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने की थी। हमने कहा था ये लोगों के नाम आए थे उन लिस्टों में। आज की जो लिस्ट है जो सुप्रीम कोर्ट के सामने है, सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि ये लिस्टें भी सामने रख लें और देख लें कि कंसिस्टेंसी है सब में कि नहीं। इसलिए क्योंकि मोइन कुरैशी साहब जैसी हुकूमत ने भी कुछ नाम छापने से परहेज किया था, नहीं किया था, और मलिक मेराज खालिद साहब की जो हुकूमत थी उसने नहीं किया था। जो भी स्टेट बैंक नहीं दिए थे वो सारे छाप दिए थे, मगर मोहतरमा ने आप लोगों के नाम सबसे ऊपर रखे थे और अपने ग्रुप के जो डिफॉल्टर्स थे, ये भी मैंने आज कहा, जिसमें फौजी अली काज़मी साहब थे और थे, उनके नाम निकाल दिए थे। तो मैं ये चाह रहा था कि ये सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट के सामने होनी चाहिए, क्योंकि वो आजकल एग्जामिन कर रहे हैं ये लोन डिफॉल्ट की बात। तो अगर आप कह रहे हैं आपकी कोई इशू नहीं है, पुराने थे वो ख़त्म हो गए, क्योंकि आपके साथ तो और भी बहुत कुछ हुआ है ना। अभी मैंने ये जिक्र किया था कि 250 रुपये टैक्स दिया है 2008 के विशवारे में शहबाज शरीफ साहब ने। तो दलील मैंने आगे से दे दी मुनीब को, मैंने कहा यार वो तो यहाँ थे ही नहीं, वो तो बाहर थे, 8 साल उनको तो जिला वतन कर दिया था, तो वो यहाँ आमदन का क्या थी। तो फिर मैंने ये भी कहा कि हमजा ने कहा कि 7.5 लाख के करीब उसने टैक्स दिए। तो ये बड़ी अच्छी बात है, ये क्लैरिफिकेशन आपकी तरफ से आनी चाहिए। मगर मैंने किसी पे इल्ज़ाम ये नहीं लगाया कि आज वो लोन डिफॉल्टर एग्जैक्टली, हमने ये बिल्कुल नहीं लगाया। तो कतकलामी माफ, मैंने ये इंटरवेंशन इसलिए की ताकि ये क्लियर हो जाए। अच्छा, अब मुझे भी इजाजत जी हो, बिल्कुल। मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि जिन लिस्टों की आप बात कर रहे हैं, एक तो ज़ाहिर है कि वो पुरानी लिस्टें थी, लेकिन आपको भी इस बात का इल्म है और उस जमाने के तमाम अखबारात इस चीज के गवाह हैं कि मोहतरमा की हुकूमत से पहले इत्तफाक ग्रुप का किसी किस्म का किसी बैंक से कोई डिफॉल्ट नहीं था, बल्कि इत्तफाक ग्रुप की बहुत सी इंडस्ट्रीज को नेशनलाइज कर लिया गया था, जिसका एक टेडी पैसा तक इत्तफाक ग्रुप को नहीं दिया गया था। ये डिफॉल्ट जिन लिस्टों का आप बात करें, ये इंजीनियर्ड डिफॉल्ट उस जमाने में पैदा किया गया जब वर्किंग कैपिटल रोक लिया गया था। और आप खुद बिजनेस के मामलात को समझते हैं कि जब इंडस्ट्री का वर्किंग कैपिटल रोक लिया जाए तो दरअसल आप ऐसे ही है जैसे किसी शख्स की ऑक्सीजन को रोक लिया जाए। लेकिन उसके बावजूद उस जमाने में जब नवाज शरीफ साहब दोबारा वजीर आजम बने तो सबसे पहला काम जो उन्होंने किया, और उसको टेलीविजन पर उन्होंने अनाउंस किया था, 2 काम उन्होंने किए। एक काम उन्होंने ये किया कि उनके जितने बैंकों के पैसे देने थे वो उन्होंने एसेट्स जो थे बैंकों को दे दिए, जिनकी मालियत उस कर्जे से कई गुना ज्यादा है जितना के कर्जा उन्होंने उस वक्त देना था। लिहाजा वो डिफॉल्ट का मसला तो उस वक्त खत्म हो गया। दूसरा काम जो उन्होंने किया था कि बहसियत डायरेक्टर के वो अपनी तमाम कंपनियों से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। और अब नवाज शरीफ साहब अपनी किसी कंपनी में भी, नजम साहब जब हम लोगों को ये बताते हैं तो हमें लोगों को ये जरूर बताना चाहिए कि कई अरबों रुपए ऐसे हैं जो आज भी हुकूमत पाकिस्तान ने नवाज शरीफ साहब के और शहबाज शरीफ साहब के देने हैं। आपके इल्म में होगा कि एक दफा इनके बिजली के मीटर चेक किए गए थे और वापडा का डिफॉल्ट निकल आया था कि वापडा ने पैसे देने हैं, वो पैसे आज तक वापडा ने नहीं दिए। इसी तरीके से आपको मालूम है कि उनकी रिहाइशगाहें तक जो थी वो मुशर्रफ ने कब्जे में ले ली थी। आज तक दुनिया की तारीख में ऐसा नहीं होता कि किसी एक शख्स की सजा पूरे खानदान को दी जाए और पूरे खानदान को मुल्क से। परवेज रशीद साहब, मैं माजरत चाहता हूँ, टाइम खत्म हो रहा है, मैं एक सवाल पूछूंगा आपसे।
जी बताइए। कि ये 250 रुपये इनकम टैक्स देना 2008 में, चले बात मान लेते हैं फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट। मुझे ये बताइए, ये लाइफस्टाइल, ये घर, जिस तरीके से रहन है सहन है, ये इनकम के बगैर कैसे हो सकता है? लेकिन अब 2009 और 2010 में हम जानना चाहेंगे कि क्या इनकम थी और क्या इनकम टैक्स थी। नजम साहब, अर्ज ये है कि जैसा कि आपने खुद कहा कि 10 साल तो वो इस मुल्क में ही नहीं थे। जो शख्स 10 साल तक मुल्क में नहीं है तो उसकी ना कोई कारोबार हो रहा है। तो पिछले 2 साल में क्या हुआ? जो पिछले 2 साल में हुआ उसके लाखों रुपए टैक्स दिए गए हैं और वो टैक्स आपके सामने आ जाएंगे। ठीक, बिल्कुल, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। इंशाल्लाह आएंगे, इंशाल्लाह देखे जाएंगे। थैंक यू। सेठी साहब, वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया है हमारे पास, और अच्छा हुआ हमने तो ये लिस्टें दिखा दी। और बात मैं इनफैक्ट रीट्रेट करना चाहूँगा यहाँ पर कि हमारा मकसद नाजरीन आज के इस प्रोग्राम में किसी पे इल्ज़ाम लगाना नहीं था। हमने सिर्फ ये पुरानी लिस्टें दिखानी थी, दिखा दी। अब ये काम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उनके सामने केस है, इसको कंपेयर कर लें। जिन लोगों ने दे दिए हैं या जिनके नाम गलत भी शामिल किए गए थे उनके नाम भी सामने आ जाने चाहिए। और भी सलूट दें कि अगर वाकई इनमें किसी ने इंजीनियर्ड लिस्ट बनाई है तो वो भी सामने आ जाना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को फैसला कर लेना चाहिए, सारा कुछ उनके सामने होना चाहिए। ये लिस्टें अपडेट करके इसको क्लियर किया जाए। जिनके खिलाफ इल्जाम है वो इल्जाम या निभाएं या खत्म किए जाएं। ये किसी के खिलाफ गलत इल्जाम नहीं लगना चाहिए, मगर जिन्होंने राइट ऑफ्स करवाए हैं उनकी तफ्तीश, उनके नाम सामने आने चाहिए। नाज़रीन, TNS@duniatv.tv पे फीडबैक अपना जरूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।